तो कैसे आप सभी का आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब सेगमेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं एक ऐसा सेगमेंट लेकर आता हूं जिसमें पहले हम अच्छे से उसका डीपली अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर उससे संबंधित, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लोग देखते हैं उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। दोस्तों, अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो वन लाइनर प्रश्न भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं। और MCQ क्वेश्चन पहले भी डाले जा चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा नया बैच चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग लक्ष्य बैच निर्धारित किया है, और इसके अंतर्गत हम लोग पहले ब्रीफ डिस्कशन करेंगे पर सब्जेक्ट क्या, उसके बाद उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप अपने प्रश्नों को लगाएंगे, जितने ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शानदार सेगमेंट है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, विश्व के भूगोल के अंतर्गत हमने एशिया महाद्वीप देख लिया है। आज हम डिस्कशन करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आइए देखते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की पहले देखते हैं स्थिति और विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप में अफ्रीका का दूसरा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पहला एशिया है और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप, वही बात ये कर रहा है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 30,02,62,हज़ार किलोमीटर। बात समझ में आ रही है। अगला है कि यह उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के कटिबंधों में लगभग समान दूरी तक फैला है। 37 डिग्री 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 51 दक्षिणी अक्षांश तथा 17 डिग्री 20 मिनट पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री 12 मिनट पूर्व देशांतर तक यह विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कि विषुवत रेखा इस महाद्वीप के बीच से जाती है। दक्षिण की अपेक्षा यह उत्तर में अधिक चौड़ा है, यानी कि विषुवत रेखा इस महाद्वीप के बीच से जाती है, अफ्रीका महाद्वीप के बीच से, और दक्षिण की अपेक्षा यह उत्तर में अधिक चौड़ा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग उत्तरी गोलार्ध तथा 1/3 भाग दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो 2/3 भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में आएगा, और जो 1/3 भाग बचता है वो आपके दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्राकृतिक बनावट के बारे में। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। तो प्राकृतिक बनावट की बात करें दोस्तों, तो इसका पहला क्या है कि इस महाद्वीप की संरचना तथा प्राकृतिक संरचना अन्य महाद्वीप की अपेक्षा अधिक स्पष्ट सरल है। इसका अधिकांश क्षेत्र पठारी है जिस पर भौमिक गतिविधियों का प्रभाव बहुत कम पड़ रहा है। अगला क्या कह रहा है, इसकी महाद्वीपीय धज्जा यानी शेल्फ एवं महाद्वीपीय ढाल यानी स्कूल के किनारे प्रायः इसके समुद्र तट के समांतर हैं। यानी इसके जो महाद्वीपीय छज्जा है एवं महाद्वीपीय ढाल है वो किनारे प्रायः किसके समुद्र तट के समांतर है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसका निर्माण पृथ्वी की बाहरी परत के टूटने से हुआ है। यानी अफ्रीका महाद्वीप की जो प्राकृतिक बनावट है उसको देख के ये क्या पता चलता है कि इसका जो निर्माण है वो जो पृथ्वी है उसकी बाहरी परत के टूटने से हुआ है। अगला क्या है, इसके धरातल के लगभग 1/3 भूमि पर कैब्रियन पूर्व की चट्टानें स्थित हैं। यानी जो कैब्रियन के पहले की जो चट्टानें वो कहाँ स्थित हैं, इसके धरातल के लगभग 1/3 भूमि पर स्थित हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, इस महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एटलस यूरोप के आल्प्स पर्वत का ही बढ़ा हुआ भाग है। दक्षिण में इनके लघु श्रेणियाँ हैं, उदाहरण रॉक वुडबर्ग, ठीक है, रॉक वुडबर्ग, न्यूवर्थ बर्ग, स्किनबर्ग, ड्राक्सबर्ग, स्वार्डबर्ग आदि। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही। तो हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कशन कर लिया, इसके धरातल तक। अब देखते हैं आगे तक दोस्तों। चलिए आगे है दोस्तों कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित बांग्ले को यदि लाल सागर के तट पर स्थित स्वाकिन के एक कल्पित रेखा द्वारा मिलाया जाए, यानी इसकी पश्चिमी तट पर जो स्थित लाल सागर के तट पर यदि स्थित स्वाकिन की एक काल्पित रेखा द्वारा मिलाया जाए, यानी कि जो इसके तट पर स्थित बंगले हैं या बांग्ले हैं
उसको हम क्या करें, यदि लाल सागर के तट पर स्थित स्वाखिन की एक कल्पित रेखा द्वारा मिलाया जाए तो यह रेखा इस महाद्वीप को प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से दो असमान भागों में बांट देगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई 3000 फीट से बहुत कम तथा दक्षिणी भाग की जो औसत ऊंचाई है वो 3000 फुट से बहुत अधिक होती है। अगला पॉइंट क्या है कि जो उत्तरी भाग है यानी कि उत्तरी अफ्रीका की बात करें तो उसके भाग में अनेक पठार हैं जो कैम्ब्रियन पूर्व या अग्नि चट्टानों से निर्मित होते हैं। इनमें अहगर, तसीली, तिबिस्ती एवं दार पकर पठार मुख्य होते हैं। दार पठार क्या है, मुख्य होते हैं, यानी कौन कौन से पठार यहाँ पाए जाते हैं? अहगर, तसीली, तिबिस्ती एवं दारपकर पठार पाए जाते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो कैमरून की चोटी, बात समझ आए दोस्तों? अगला क्या है? कैमरून की चोटी एक प्रमुख ज्वालामुखी शिखर है। गिनी की खाड़ी में पफन दो प्रिंसेप, सोथोम आदि अनेक द्वीप ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ पे जो द्वीप हैं कौन कौन से हैं? पफन दो प्रिंसिप, सोथोम द्वीप जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होते हैं। अगला क्या है दोस्तों कि पूर्वी अफ्रीका में एक बहुत लंबी निभंग उपत्यका यानी रिफर्ड वैली स्थित है जो महान निभंग उपत्यका यानी द ग्रेट रिफर्ड वैली के नाम से विश्वविख्यात है। ठीक है, महान जो निभंग उपत्यका है वो द ग्रेट रिफर्ड वैली है के नाम से विख्यात है। अगला है इसका जो उत्तरी भाग है वो एशिया में स्थित है तथा बीच भाग में अकाबा की खाड़ी एवं लाल सागर में स्थित है। यानी जो अकाबा की खाड़ी वो क्या है, लाल सागर के पास स्थित। ऐसा समझिए कि जो उसका उत्तरी भाग है वो एशिया में स्थित है, बाकी जो बीच के भाग में क्या है, अकाबा की खाड़ी एवं लाल सागर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों अफ्रीका में पूर्वी एसीबिया की खाड़ी ढाल तथा सोमाली लैंड के बीच स्थित निम्न भूमि रुडॉल्फ झील, केन्या देश की नेवेस्का झील तथा अन्य छोटी झीलों की श्रृंखला, न्यासा झील और सादेर नदी की घाटी इसी महान निबंग उपत्यका के क्षेत्र अवशेष हैं। ठीक है, अफ्रीका के पूर्व में जो एसीबिया की खाड़ी है उसके ढाल तथा सोमालीलैंड के बीच स्थित निम्न भूमि, रुडॉल्फ झील, केन्या देश की नेवेस्का झील तथा अन्य छोटी झीलों की जो श्रृंखला है वो न्यासा झील और सादेर नदी की घाटी इसी महान निबंग उपत्यका के क्षेत्र अवशेष हैं, यानी कि क्षेत्र हुए अवशेष हैं, फैले हुए अवशेष हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इस निबंग उपत्यका की एक शाखा न्यासा झील के उत्तरी छोर के पास से निकलती है, इसे पश्चिमी निबंग उपत्यका कहते हैं। इसमें टैंगन्यिका, कीबू, एडवर्ड, अल्बर्ट आदि झील स्थित है। यानी जो निबंग उपत्यका की एक शाखा क्या है, न्यासा झील के उत्तरी छोर के पास से निकलती है, जिसमें क्या है कि पश्चिमी निबंग जिसे पश्चिमी निबंग उपत्यका कहते हैं। यानी पश्चिमी निबंग उपत्यका कहाँ से निकलती है? न्यासा झील के उत्तरी छोर के पास से निकलती है। आइए अब सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है जिसकी लंबाई जिब्राल्टर के मुहाने से सीरिया के तट तक लगभग 2300 मील है। बात समझ आई? अफ्रीका के पूर्व में कौन सा? हिंद महासागर की सीमा स्थित है। पश्चिम की बात करें तो अटलांटिक महासागर, उत्तर की बात करें तो भूमध्य सागर जिसकी लंबाई जिब्राल्टर के मुहाने से सीरिया के तट तक है और इस कितनी है दूरी? 2300 मील है। जिब्राल्टर का जो मुहावना है वो 15 से 24 मील चौड़ा है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जिब्राल्टर का जो मुहावना होता है वो 15 से 24 मील चौड़ा होता है, मुहावना जहाँ से वो बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों समुद्र तट की बात करते हैं। अगला है अफ्रीका का समुद्र तट अधिक कटा छटा नहीं है। पश्चिमी तट पर गिनी की खाड़ी के रूप में एक बहुत बड़ा घुमाव है जिसके अंतर्गत बेनिन की खाड़ी स्थित है। अंगोला राज्य में लोबिटा की खाड़ी है। अगला है दक्षिणी तट पर अलगोजा तथा डेलागोजा की खाड़ियाँ हैं। अगला पॉइंट है दक्षिणी पूर्व में मोजाम्बिक के मुहाना मेडागास्कर द्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। यानी दक्षिण पूर्व जो मोजाम्बिक का मुहाना है वो मेडागास्कर द्वीप को क्या करता है? अफ्रीका से अलग करता है। पूर्वी तट पर एक चौड़ा नातो दर घुमाव भी है। अगला है इस घुमाव के उत्तर पूर्व सोमालीलैंड का पर्यायद्वीप है जिसे अफ्रीका की सींग भी कहा जाता है। यानी याद रखिएगा सोमालीलैंड का जो पर्यायद्वीप है उसको अफ्रीका के सींग के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों जलवायु की बात कर लेते हैं।
तो अफ्रीका की जलवायु पर सीमापस्थ महासागरों तथा महाद्वीपों को पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एशिया महाद्वीप का प्रभाव इस पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है। अगला है, पश्चिमी तट पर उत्तर में केंद्री तथा दक्षिण में वेंगुला नामक ठंडी जलधाराएं बहती हैं। इन दोनों धाराओं के बीच गिनी तट के निकट गिनी नामक उष्ण धारा बहती है। अगला क्या है कि अफ्रीका में मुख्यतः 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी, आइए उसको देख लेते हैं। विषुवतीय जलवायु, सूडान सदृश उष्ण जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और चीन सदृश जलवायु। बात समझे, ये 5 प्रकार की जो जलवायु है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। आइए अब उसकी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति की संख्या में अफ्रीका संसार में अद्वितीय है। विषुवतीय प्रदेश अधिक ताप तथा वर्षा के कारण सदाहरित घने जंगलों से आच्छादित है। यानी कि जो इसका विषुवतीय प्रदेश है वहाँ अधिक ताप तथा वर्षा के कारण क्या है, सदाबहार वाले जंगल पाए जाते हैं। अगला क्या है, इसका विस्तार व्यवस्थित रूप से गेसिया के मुहावने से लेकर कांगो के घाटी के निचले भाग में इन वनों के अभाव उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जो इसका विस्तार है, समझिए, जो इसका विस्तार है वो व्यवस्थित रूप से गौसिया के मुहावने से लेकर कांगो घाटी के निचले भाग में इन वनों का अभाव उल्लेखनीय है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, पूर्वी अफ्रीका के आयन वृत्तीय भाग तथा मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी उपकूलीय भाग में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष अधिक ऊंचे तथा घने होते हैं। इनके नीचे छोटे छोटे पौधे भूमि को पूर्णतः ढक लेते हैं। आगे चलते हैं। ये विषुवतीय वन स्थली के उत्तर तथा दक्षिण में प्रसिद्ध घास क्षेत्र सवाना विस्तृत है। यानी उसके विषुवतीय वन स्थली के उत्तर तथा दक्षिण में घास के क्षेत्र हैं जिसको सवाना कहते हैं, फैला हुआ है। अगला है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका के घास को विल्ड नामक समशीतोष्ण मैदान पाया जाता है। अगला है, अबिसीनिया, मेडागास्कर तथा पूर्वी अफ्रीका के ऊंचे पठार पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं। बस समझ में आई दोस्तों। अगला क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में जैतून और रसीले फलों के वृक्ष एवं कुछ झाड़ियाँ भी मिलती हैं। इस भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हैं वहाँ जैतून और रसीले फलों के वृक्ष एवं कुछ झाड़ियाँ भी मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मरुस्थलीय भाग वनस्पति से प्राय शून्य है। मरुधान्यनों में कुछ कांटेदार झाड़ियाँ और खजूर के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, मरुद्यानों में कुछ क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ और खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहाँ की मिट्टियों की बात कर लें कि अफ्रीका की मिट्टी कैसी है। तो दोस्तों, अफ्रीका के आयन वृत्तीय भाग में प्रायः लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। यानी कि जो लाल दोमट मिट्टी वो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप के आयन वृत्तीय भाग में पाई जाती है। उष्ण मरुस्थलीय भाग की मिट्टियों में जीवाश्म कम पाया जाता है और मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के उष्ण मरुस्थलीय भाग की मिट्टी में जीवाश्म कम पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप की मिट्टी है प्यारे दोस्तों। अगला है, ट्रांसवाल की निम्न भूमि तथा दक्षिण रोडेशिया में चनोजेम नामक काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। ट्रांसवाल की निम्न भूमि तथा दक्षिण रोडेशिया में चैनोजेम नामक एक काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर इस मिट्टी की बात करें तो इस मिट्टी की एक मेखला उत्तरी अफ्रीका के सूडान राज्य के मध्य में भी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं अब इसकी यहाँ की कृषि के। अफ्रीका के अगर हम कृषि की बात करते हैं तो अफ्रीका के अधिकांश भाग में कृषि प्राचीन ढंग से की जाती है। यहाँ आदिवासी अपनी आवश्यकता अनुसार अन्न उपजाते हैं, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, ये अनेक खदान हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पैदा होने वाले कुछ पौधे जो वहाँ अनादिकाल से पाए जाते हैं, जैसे नील, किंतु कुछ पौधे विदेशियों द्वारा बाहर से लाकर भी लगाए जा गए हैं। अगला है, जैसे केला, कटहल, नारियल, खजूर, जैतून एवं ज्वार, बाजरा, गन्ना तथा धान संभवतः यहाँ एशिया महाद्वीप से लाए गए और मक्का, कसावा, मूंगफली, सेब, पपीता तथा अमरूद व्यापारियों द्वारा अमेरिका से लाकर पश्चिमी अफ्रीका में लगाए गए हैं। अगला, इसके अतिरिक्त कहीं कहीं मूंगफली और रुई भी उपजाई जाती है। बिल्ड वाले भागों में मक्का, तंबाकू, गेहूं, जौ तथा जई की खेती होती है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसके कहीं कहीं मूंगफली और रुई भी उगाई जाती है। बिल्ड जो इसका भाग है अफ्रीका का, उसमें मक्का, तंबाकू, गेहूं, जौ और जई की खेती होती है। आइए अब नदियों के बारे में देखिए। नदियों की बात करें दोस्तों तो अफ्रीका की 5 प्रमुख नदियाँ हैं, नील, नाइजर, कांगो, जाम्बेजी और ऑरेंज। नील नदी में 6 प्राकृतिक जलप्रपात हैं। सबसे निचला प्रपात असवान के समीप है।
इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, जिसमें असवान बांध सर्वोच्च और विश्व का प्रसिद्ध है। दोस्तों, असवान जो बांध है वो नील नदी पर बना है। आगे चलते हैं। सोवत, नील एवं अंतरा नदियों नील नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। नीली नील पर निर्मित सिनार बांध उल्लेखनीय है। सिनार बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? नीली नील पर निर्मित है। बात करें, कांगो नदी नील नदी से लगभग 1000 मील छोटी है, किंतु इसमें अपेक्षाकृत जलराशि का वहन अत्यधिक होता है। आगे चलते हैं। तो अपनी सहायक नदियों के साथ कांगो नदी अफ्रीका के मध्य में यातायात का उत्तम साधन होती है। पश्चिमी भाग की छोटी नदियों में सेनेगल तथा गैम्बी उल्लेखनीय हैं। आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों, हम झीलों के बारे में बात करेंगे। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया न्यूज है, जो नील नदी के उद्गम स्थान के समीप है। इस झील का क्षेत्रफल 2600 वर्ग मील, अधिकतम लंबाई 250 मील, चौड़ाई 200 मील तथा गहराई की बात करें तो 270 फुट है। आगे बात करें तो इसके समीप की अल्बर्ट न्याजा नामक एक झील है। टैंगेनिका 450 मील लंबी और 40 मील चौड़ी झील है, जो अल्बर्ट न्याजा नामक झील है इसके समीप पाई जाती है। तो जो अल्बर्ट न्यांजा नामक जो झील है, उसकी जो लंबाई है वो 450 मील है और चौड़ाई की बात करें तो 40 मील है। इसकी अधिकतम गहराई 4908 फुट है। दूसरी लंबी और संकरी झील न्यांसा है। पहली क्या है? अल्बर्ट न्यांजा है, दूसरी न्यांसा है। अगली बात करें तो अबिसिनिया पठार के उत्तर भाग में ताना झील आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। रुडोल्फ झील पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ के रहने वाले निवासियों की बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका के निवासियों में प्रमुख स्थान यहाँ के आदिवासियों का है। इनमें हब्सी, इमाइट, सामी, बोमैन, बुशमैन तथा मसानी मुख्य जातियाँ हैं। दोस्तों, बोमैन का मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए कि बौने टाइप के जो बुशमैन होते हैं। अगला है, मुखाकृति एवं शारीरिक बनावट की दृष्टि से हब्सियों की कई उपजातियाँ पाई जाती हैं, किंतु पश्चिमी अफ्रीका की एक मिनट पहले दोस्तों, अगर अफ्रीका की हब्सी पूरे समुदाय का प्रतिरूप माना जाता है। इसका शरीर भारी भरकम, कद साधारण या ऊंचा, फिर लंबा, नाक जो होती है वो चौड़ी होती है, ओंठ मोटे होते हैं, निचला जबड़ा कुछ आगे निकला हुआ होता है, रंग काला और बाल काले तथा घुंघरेले होते हैं। हमाइट जाति की बात करें तो यहाँ के लोगों का शरीर दुर्बल, रंग हल्का, बाल सीधे या घुंघरेले, नाक पतली तथा ओंठ पतले होते हैं। इस जाति के लोग सहारा और पूर्वोत्तर अफ्रीका में पाए जाते हैं। जहाँ इनका संबंध हब्सियों के साथ हो गया है, वहाँ हब्सी जाति के कुछ लक्षण इनमें भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। अगला है, अफ्रीका के उत्तरी तथा पूर्वी भाग में रहने वाले लोग सामी जाति के हैं। इनका रंग हल्का भूरा होता है तथा हमाइट की तरह नाक माफ कीजिएगा दोस्तों, हमाइट की तरह नाक और ओंठ पतले होते हैं। सांवले रंग के अतिरिक्त इनके अन्य सभी लक्षण काकेसस की गोरी जाति के समान ही है। समझ आ रही दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। अगला बात करें दोस्तों, तो बेल्जियम कांगो क्षेत्र के पूर्वोत्तर प्रदेश में बौने निवास करते हैं। इनका शरीर सुगठित होता है और अच्छे शिकारी होते हैं। इनका शरीर बड़ा, गर्दन छोटी, धड़ लंबा, पैर छोटे तथा हाथ पांव पतले होते हैं। इनका रंग हब्सियों की तरह काला नहीं होता, बल्कि पीलापन लिए हुए कुछ भूरे होते हैं। बुशमैन की बात करें तो बुशमैन दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी क्षेत्रों में रहते हैं। इनका कद छोटा और शरीर की बनावट जो होती है वो हब्सियों से अलग होती है। इनका शरीर लंबा, हाथ पर धड़ की अपेक्षा छोटे, हाथ पैर जो होते हैं वो धड़ की अपेक्षा छोटे तथा बाल क्या होते हैं? घुंघरैले होते हैं। भाषा की बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में बुशमैन, सूडान तथा हामी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, अफ्रीका के समस्त उत्तरी भाग में मैन सामी भाषाओं का आधिपत्य प्रायः 2000 वर्षों से रहा है। दोस्तों, अगर नील नदी की बात करें तो नील नदी पे क्या बना है? असवान बांध बना है दोस्तों। ठीक है, नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में है दोस्तों। नील नदी कौन से बांध बना है? असवान बांध बना है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको सबसे पहले अपडेट की इन्फॉर्मेशन मिले आपको दोस्तों।
फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।